एग्जाम स्टडी। दोस्तों बात करते हैं सीटेट के 30 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि पीवाईक्यू प्रश्न हैं और ये रिपीटेड टाइम एग्जाम में प्रश्न पूछी जाती हैं। तो ये 30 एमसीक्यू के प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है अगर आप सितंबर 2026 के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं सीटेट के एग्ज़ाम में। तो आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो के लास्ट में 5 ऐसा टिप्स बताऊंगा जिससे कि आप सीटेट के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ, खास करके सीटीपी वाली पोर्शन में। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि डिस्ग्राफिया क्या है। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि सीटेट के तहत डिस्ग्राफिया जो है निरंतर प्रश्न पूछी जाती है। डिस्ग्राफिया में यह एक तंत्रिकीय विकार है और जिसकी विशेषता अक्षरों एवं आकारों को बनाने में जो होती है वो कठिनाई होती है, जो भी इस डिस्ग्राफिया से जूझ रहे हैं। दूसरा प्रश्न है कि प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो त्वरण के माध्यम से वो बढ़ाता है। अगला प्रश्न है कि शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 1, 2 और 3 जो है इसका सही है, यानी पाठ्यचर्या में अनुकूलन करना, विविध दृष्टिकोण को शामिल करना और अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जाँच करना। अगला प्रश्न है कि शैशवावस्था में समाजीकरण की क्या संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो पहला में ऑप्शन यहाँ पे प्राथमिक हो जाएगा और सेकंड की जो ऑप्शन हो जाएगा वो माध्यमिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार क्या सही है। तो भाषा विकास के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ये जो 5 का जो 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ये सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीक़ों से व्यवहार करना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 3 यानी पारंपरिक स्तर इसको कहा जाता है। ये सब प्रश्न आप जरूर देख लें क्योंकि एग्ज़ाम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर प्रश्नों को आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिपीट पढ़ते हैं तो। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है कि शिक्षकों और साथियों जैसे कि अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है और इसके कारक हैं कि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि ए और आर जो हैं वो दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न संख्या 8 है कि अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि विद्यार्थियों की प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि किस आयु में बच्चों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों को खेल शामिल हो। तो सही ऑप्शन होगा 7 वर्ष। अगला प्रश्न है कि कैरल गिलिंकन ने कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की, क्यों की? क्योंकि ये एक नारीवादी दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है कि जीन पियाजे, जैसा कि आपको पता है कि जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के संबंध में हमेशा प्रश्न पूछी जाती है और जीन पियाजे के अनुसार पुरुष संज्ञानात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की अपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केंद्रीयन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 की प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, क्या है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि जो होती है वो स्थिर है और सोच जो कुछ हद तक है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में आत्मकेंद्रित और सोच जो होता है वो तार्किक अवस्था में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल है। तो तैरना जो होता है वो स्थूल गति कौशल के श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न कि भौतिक वृद्धि और विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करता है। तो भौतिक वृद्धि और विकास के शीर्षगामी यानी अवरोही और समीपस्थ यानी आंतरिक से बाहरी सिद्धांतों का जो है वो पालन करता है। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी यानी 2 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास अंतःव्यक्तित्व
तथा प्रकार की बुद्धि, और मूर्तिकार के पास जो होती है वो दिक्स्थान प्रकार की बुद्धि की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है। अगला प्रश्न है कि अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलोचनात्मक प्रतिबंधन के महत्व को। क्वेश्चन संख्या 17 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका जो है वो प्रभावी होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही हो जाएगा कि उन्हें बुद्धि मंथन करने की सहज अनुमान लगाने का अवसर देना चाहिए। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है कि शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी की संलग्नता हो, और कारण है कि सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो इसमें ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए का सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गैर प्रशंसीकरण। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? तो कक्षा की शुरुआत में क्रियाओं का उपयोग के बारे में समझ। अगला प्रश्न है 21 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी जो होता है कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त जो है वो पढ़ाई नहीं की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन है हमारे पास कि बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश सांस्कृतिक में लड़कियां गुड़ियों के खिलौने के रूप में चुनती है जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। कारण है कि बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और इसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा 2 नंबर, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही जो है वो व्याख्या करती है। अगला प्रश्न है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार सहकर्मी सहयोग बच्चों के संकलनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा, यानी 2 नंबर। प्रश्न संख्या 24 है कि लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य क्या होती हैं? बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक क्या होता है वो तरीका होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 की 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट के साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता होती है जीववादी चिंतन, इसे कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही हो जाएगा, बार बार दोहराव और आवर्ती का व्यवहार करना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है कि शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन का सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोण से अवगत कराना चाहिए, और कारण है कि जब विद्यार्थी विविध मतभेदों से बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वो समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही जो है वो व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 28 है कि निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? तथ्यों को रटाना, ये तो गलत हो जाएगा। यंत्रवत याद करने के पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट करना, समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना। जहाँ भी प्रश्न आपको इस प्रकार से वर्ड मिले, प्रतिस्पर्धा करना, तुलना करना, उसके बाद से तथ्यों को रटाना, पीटना, याद करवाना, तो इस प्रकार से कहीं भी आपको वर्ड मिले तो वहीं पे आप इसे एलिमिनेट कर दीजिए। ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही नहीं मानी जाती है, क्योंकि सीडीपी की एक जो रूल चलती है इसमें जो विद्यार्थियों को अहम केंद्र के रूप में देखा जाता है, यानी कि शिक्षा जो होनी चाहिए वो विद्यार्थियों को केंद्र बिंदु में रख करके। इस पॉइंट को अगर आप समझ लेते हैं तो आप सीडीपी के प्रश्नों को कभी भी जो है वो पढ़ने के टाइम में आप ऑप्शंस के आधार पर ही उसे एलिमिनेट कर सकते हैं और आप सही आंसर तक जो है वो स्पष्ट रूप से जल्दी पहुंच सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जहाँ कहीं भी इस प्रकार के प्रश्न रटाना, पीटना, मारना या मतलब कि चीज़ों को बार बार दोहराना, यानी कि उसके बाद से याद करवाना, तथ्यों को रटाना, उसके बाद से ठोस कार्रवाई करना या
प्रताड़ित करना, इस प्रकार के अगर शब्द आएँ तो बिल्कुल आप उसे रॉन्ग कीजिएगा, एलिमिनेट कर दीजिएगा, क्योंकि वो ऑप्शन जो हैं वो इंक्लूसिव जो एजुकेशन में वो नहीं होती है, और चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी में इस प्रकार के प्रश्नों को एलिमिनेट किया जाता है। ये आपको कन्फ्यूजन करने के लिए दिया जाता है ताकि आप तथ्यों को सही रूप से पढ़े हैं कि नहीं, इसकी जानकारी जो है वो बोर्ड लेना चाहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 कि बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं और यदि कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है तो, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर कि विद्यार्थियों को सीखने की शैलियाँ में विविधता इसको क्या बनाती हैं। ऑप्शन नंबर 1 को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। तो ये CTP के 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।